चार्ली चैपलिन दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। नो डाउट सुना ही होगा, क्योंकि ये नाम कोई ऐवई ऐरा गैरा नाम थोड़े ही है। दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन का नाम है, जिसने सारी दुनिया को हंसाया। और इसी अंदाज से कि आज भी चार्ली दुनिया भर के कॉमेडियंस के लिए आइडल है। लेकिन दोस्तों, चार्ली चैपलिन की जिंदगी के बारे में आप कितना जानते हैं? बहुत कम। लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आखिर तक आप बने रहिए। दोस्तों, चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए। चार्ली मेजरली एक बेहतरीन कॉमेडियन और फिल्म डायरेक्टर थे। अपने दौर के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक होने के अलावा वो प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और कंपोजर भी थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चार्ली इस फील्ड में आए कैसे? तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता आया है कि पेरेंट्स जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बच्चे भी अक्सर उसी फील्ड में उतर जाते हैं। चार्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए उनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। दोस्तों, चार्ली के पापा जी का नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और मम्मी जी थी हैना चैपलिन, जो कि एक म्यूजिकल हॉल में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म करती थी। डैडी सिंगर और एक्टर के तौर पर और मदर भी एक सिंगर के तौर पर और एक्ट्रेस के तौर पर काम किया करती थी। इसीलिए चार्ली चैपलिन का इंटरेस्ट भी दोस्तों बचपन से ही इसी आर्टिस्टिक फील्ड में था। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके पेरेंट्स जूनियर आर्टिस्ट थे, तो जाहिर है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही होगी। इसके अलावा भी दोस्तों, चार्ली के बचपन में काफी मुश्किलें थी। जैसे चार्ली जब करीब 5 साल के थे तो उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। जी हाँ, सेपरेट यानी अलग। आपको बता दें कि उनके पिता को शराब की लत थी। उनकी माँ से सेपरेशन के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। और क्योंकि उनकी माँ की नौकरी चली गई थी, इसीलिए वो माँ और सौतेले भाई के साथ अनाथालय में रहने लगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि बुरा वक्त पीछे मुड़कर ही रह जाता है। तो चार्ली के लिए भी वो मुश्किलों का दौर था, क्योंकि अनाथालय में रहने के दौरान ही कुछ समय के बाद उनकी माँ की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी। और एक वक्त के बाद जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो सवाल खड़ा हुआ कि अब चार्ली और उनके भाई दोनों का क्या होगा। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उनके भाई को उनके पिता के साथ रहने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं, चार्ली के पिता को शराब की लत थी, इसीलिए चार्ली के पिता दोनों भाइयों की देखभाल नहीं करते थे। वहीं उनकी सौतेली माँ लुइस उन पर और उनके सौतेले भाई पर ढेरों जुल्म ढाती थी। लेकिन जैसा होता है कि बुरे टाइम का भी तो टाइम होता ही है ना। तो दोस्तों, इसके कुछ वक्त के बाद चार्ली की माँ, जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो ठीक हो जाती है और वो सही हो जाती है। और इसी के साथ चार्ली की लाइफ में एक बार फिर से हैप्पीनेस लौट आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ली के करियर के बारे में। जिस फील्ड में चार्ली दुनिया भर में मशहूर हुए, इस फील्ड में चार्ली की शुरुआत कैसे हुई, ये बताने से पहले आपको चार्ली के बचपन और उनके टैलेंट का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं। जब चार्ली 5 साल के थे, उस समय उनकी माँ थिएटर में गाना गाया करती थी। लेकिन उस वक्त वो गले की एक प्रॉब्लम से जूझ भी रही थी। 1894 में एक बार वो जब अल्डर शॉट नाम के एक थिएटर द कैंटीन में शो कर रही थी, तो उस दौरान ऑडियंस ने उन पर चीजें फेंकना शुरू किया। यहाँ तक कि उनकी माँ को काफी चोटें भी आई। इसी शोर शराबे के बीच वो रोती हुई स्टेज छोड़कर चली गई और मैनेजमेंट से उनकी बहस होने लगी। लेकिन दोस्तों, इसी शोर शराबे के बीच का यह किस्सा जो चार्ली से जुड़ा है। तो हुआ कुछ यूं कि इस शोर शराबे के बीच ही 5 साल के चार्ली अकेले ही स्टेज पर पहुंच गए और जो गाना उनकी माँ गा रही थी, वही सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। एक बच्चे की आवाज में वो गाना ऑडियंस को इतना फनी और क्यूट लगा कि चार्ली की खूब वाहवाही हुई। और इतना ही नहीं, ऑडियंस ने खुश होकर स्टेज पर सिक्कों की बारिश कर दी। इस तरह देखा जाए तो इस वाकये ने चार्ली के नन्हे दिमाग में इस फील्ड के लिए दिलचस्पी की बुनियाद डाल दी। और जैसा अक्सर ग्रेट पर्सनैलिटीज की लाइफ में देखने को मिलता है, उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है। तो चार्ली के साथ भी मामला कुछ ऐसा ही था। चार्ली भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल तो जाते थे, लेकिन मन था कि पढ़ाई में लगाए ही नहीं लगता था। हालांकि अपनी स्कूलिंग के दौरान ही उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते पैसे कमाने के लिए स्टेज शो करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा भी कई दूसरे छोटे मोटे काम भी किया करते थे। लेकिन फिर भी चार्ली का ड्रीम था एक बेहतरीन एक्टर बनना। इसीलिए वो अक्सर ब्लैकमोर थिएटर का रुख किया करते थे। इसी सिलसिले के दौरान जब एक बार चार्ली एक स्टेज शो कर रहे थे, तब वहाँ एक डायरेक्टर मौजूद थे जो कि उनकी एक्टिंग को बड़े गौर से देख रहे थे। तो आगे हुआ यूं कि उस डायरेक्टर के जरिए चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई और उन्हें एक नाटक शैलो कोम में काम करने का चांस मिला। अब नाटक में काम करने की बात आई तो जाहिर था कि नाटक के लिए स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स होंगे, लेकिन बता दें कि चार्ली को पढ़ना ही नहीं आता था।
ये एक प्रॉब्लम थी भाई, जब एक्टर पढ़ ही नहीं पाएगा तो डायलॉग वगैरह कैसे तैयार करेगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन चार्ली ने कुछ यूं निकाला कि उन्होंने डायलॉग्स को याद करना शुरू किया और अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और सीरीज काफी हिट रही। और इस सीरीज की वजह से चार्ली को भी काफी शोहरत मिली। हालांकि उसके बाद भी उनकी लाइफ में ज्यादा बेहतरी नहीं आई थी। लाइफ के इन्हीं दुखों, तकलीफों, गरीबी, अकेलापन और बेरोजगारी जैसी प्रॉब्लम्स को चार्ली ने अपनी कॉमेडी का जरिया बनाया और लोगों को खूब हंसाया। ये लोगों को अपनी कॉमेडी के जरिए सीख देते थे कि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी कैसे खुश रहा जा सकता है। और उस दौर की बात की जाए तो लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत भी थी, क्योंकि ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सारी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही थी। जैसा कि हम देखते हैं, एक आर्टिस्ट चाहे किसी भी फील्ड का हो, अपने काम के जरिए अपने टाइम की सोशल प्रॉब्लम से लेकर पॉलिटिकल सिनेरियो को लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों चार्ली की कॉमेडी में भी हमें इसकी झलक देखने को मिली। इन्हीं सब के बीच चार्ली एक बार एक्टिंग सीन में लेफ्टिस्ट्स यानी वामपंथियों का फेवर लेते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि लेफ्टिस्ट्स वो लोग थे जो रूस का फेवर किया करते थे। तो मेजॉरिटी के अपोजिट बात करने का जो रिजल्ट होता है, वही रिजल्ट्स चार्ली को भी झेलना पड़ा। मीडिया में सुर्खियां छपी जिनमें चार्ली पर रूसी एजेंट होने के आरोप लगे और तकरीबन एक दशक तक अमेरिकी गवर्नमेंट और मीडिया चार्ली के पीछे पड़ी रही। लेकिन किसी तरह चार्ली के करियर और एक्टिंग की गाड़ी चलती रही। लेकिन गवर्नमेंट और मीडिया के पीछे पड़ने का क्या मतलब है, ये भी जान लीजिए। 1952 में चार्ली की फिल्म लाइमलाइट आई तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनकी इस फिल्म पर बैन लगा दिया। जबकि अमेरिका के साथ चार्ली के लगाव की बात की जाए तो चार्ली को अमेरिका से काफी लगाव था। यही वजह थी कि चार्ली ने पहली शादी उना ओनियल से की। लेकिन जब चैपलिन का सब्र जवाब दे गया तो वो अपनी पत्नी के साथ लंदन इंग्लैंड चले गए। लेकिन दोस्तों लंदन जिस तरह आज के दौर में महंगा है, उस दौर में भी उतना ही महंगा था। इसीलिए रहने वगैरह का सही इंतजाम न होने पर, ठीक जगह न मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड में बस गए। आपको बता दें कि यहीं पर उनकी मुलाकात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई। इसी तरह जब चार्ली ने अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। यही वजह थी कि जब उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से हुई तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल के सामने महात्मा गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और इत्तेफाक से चार्ली को गांधी जी से मिलने का मौका भी मिल गया। हालांकि चार्ली की हाइट दूसरे लोगों के मुकाबले सिर्फ 1.75 मीटर की थी, यानी चार्ली छोटी हाइट के थे और दुबले पतले थे। लेकिन चार्ली ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमेडी के लिए ढेरों अवार्ड्स भी जीते। 1940 में उन्हें द ग्रेट डिटेक्टिव के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट, जिसे अमेरिका में बैन कर दिया गया था, उसी मूवी ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर जीता। आपको बता दें कि चार्ली के चाहने वालों में आम लोगों से लेकर दुनिया के खास लोग भी शामिल है। तो ये थी पूरी कहानी चार्ली चैपलिन की। कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।